हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेबी एक्ट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टेस्ट। पहला आपका सेबी एक्ट। सेबी एक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1988 में और उसे लीगल कैरेक्टराइज मिला था 1992 में। सेबी का जो हेड ऑफिस है वो है आपका मुंबई में। सेबी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज़, promoting the development of and regulating the interest market and for the return concern। मतलब सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना सिक्योरिटी मार्केट को, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को। उसके बाद हम देखने वाला कॉम्पोजिशन। सेबी का कॉम्पोजिशन क्या होगा? राइट, पहला आपका चेयरपर्सन, जो कि कौन अपॉइंट करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 मेंबर होंगे जो कि होते हैं ऑफिस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1 मेंबर होता है हमारा आरबीआई से और 5 अदर मेंबर होते हैं जो इसको नॉमिनेट करता है, मतलब अपॉइंट करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें से 3 जो है 3 क्या होने चाहिए? आपके होल टाइम मेंबर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेयरमैन को और जो 5 मेंबर उसने अपॉइंट किया है उसको क्या कर सके? टर्मिनेट कर सके। लेकिन टर्मिनेट करने के लिए उसको 3 महीने का नोटिस या फिर 3 महीने की सैलरी उसको देनी पड़ेगी। किसको? सेबी को। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड that the SEBI shall within the 90 days of the said attachment obtain the confirmation of the said attachment from the special court। ये कह रहा है कि सेबी के पास पावर होता है कि वो किसी भी कंपनी के बैंक अकाउंट को अटैच कर सके। उसके पास पावर होता है कि वो कंपनी के प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच कर सके, लेकिन अटैच करने से पहले सेबी को स्पेशल कोर्ट से 90 डेज़ के अंदर क्या लेना पड़ता है? कन्फर्मेशन। ओके, राइट। उसके बाद अमाउंट सीज, क्रेडिट टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशनल फंड एस्टैब्लिश्ड बाय द बोर्ड। ये कह रहा है कि सेबी जो अमाउंट को सीज करता है वो उस अमाउंट को वो क्रेडिट करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यानी एजुकेशनल फंड में। उसके बाद सच अमाउंट सेल बी यूटिलाइज्ड बाय द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। उसके बाद कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट एनी पूलिंग ऑफ ए फंड अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द बोर्ड इन्वॉल्विंग ए कॉर्पस अमाउंट ऑफ ए 100 रुपीज़ और ए मोर सेल बी डीम्ड टू बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। मतलब अगर जो कॉर्पस अमाउंट है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा होगा तो हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मान लेंगे। उसके बाद जो एक्सेप्शन वाला है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खुद इस टॉपिक से मेरे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया था। एक्सेप्शन मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं आता। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी एनबीएफसी, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन। उसके बाद कंपनीज एक्ट का। उसके बाद नीडी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, चिट फंड का बिजनेस, नेचर ऑफ ए सब्सक्रिप्शन टू द म्यूचुअल फंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। बच्चों ये थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि ये जो सेबी का हमारा एक्ट है ना, इसमें काफ़ी सारी पेनल्टीज़ है, तो हमने एक शॉर्टकट निकाला है। पहला क्या है, आप देखो कि मेनली जो नॉर्मल पेनल्टीज़ है ना उनका ऑलमोस्ट सेम है कि मिनिमम आपका 1 लाख होगा और 1 लाख पर डे जब तक वो 1 करोड़ तक पहुँच ना जाए। उसके बाद अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो मिनिमम उसका होगा आपका 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम कितना? 25 करोड़ और 3x प्रॉफिट मेड विच एवर इज़ हायर। उसके बाद अगर जो ब्रोकर ने ज़्यादा एक्सेस चार्ज किया है तो उस केस में कितनी पेनल्टी होगी? 1 लाख अप टू द 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ए ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज। मिनिमम 1 लाख जो कि मैक्सिमम 5 टाइम तक जा सकता है। उसके बाद हम देखने वाले सेबी ऐसे पावर टू एक्ट एज ए सिविल कोर्ट इन ए सूट। सेबी के पास पावर होता है कि वो सिविल कोर्ट की तरह क्या कर सके? एक्ट कर सके। सेबी के पास पावर होता है कि वो क्या कर सके? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, डेटा को एग्जामिन कर सके, इंस्पेक्ट कर सके, एग्जामिन कर सके ओट पे, समनाइजिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन भी है। मतलब सभी पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए और वहाँ और किसी भी पर्सन को बुला सकती है सेबी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पावर टू इंस्पेक्ट बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट मोर दैन द 5 ईयर, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ के बने ये हम देखने वाले हैं कि अगर कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी या फिर कोई पब्लिक कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाने चाहती है उसके सिक्योरिटीज़ को जो हमारा सेबी है वो क्या नहीं करवा सकता? सीज नहीं कर सकता।
shall not authorize seize book of any listed public company or a public company intend to get its security listed on any recognized stock exchange। अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना चाहती है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेबी जो है वो सीज नहीं कर सकता। उसके बाद ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, अपील टू SAT। सैट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अगर कोई सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है, ऑथोराइज्ड ऑफिसर से खुश नहीं है या फिर इन पर्सन से खुश नहीं है तो आप अपील लगा सकते हो सैट को, सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल को 45 + 45 डेज़ के अंदर, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि अगर आप सैट के ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो आप लगा सकते हो अपील किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील लगाने के लिए पहला तो आपको क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब लॉ पे ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। दूसरा, कितने दिन के अंदर आप लगाओगे? 60 + 60 डेज़, मतलब 60 डेज़ के अंदर आपको अपील लगानी है और 60 डेज़ और आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जो सैट है, सैट के पास जब ऑर्डर लगाया जाता है ना, अपील की जाती है, सैट को ये जो है वो डिस्पोज करना पड़ता है विद इन कहाँ पे 6 मंथ। उसके बाद यहाँ पे वही पॉइंट रिपीट किया जाए, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ए सैट टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली क्वेश्चन ऑफ ए लॉ विद इन 90 डेज़ प्लस 60 डेज़ प्लस 60 डेज़। क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और 60 + 60 डेज़ के अंदर आप क्या कर सकते हो? अपील लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या गया है? क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो हम 15 डेज़ के अंदर क्या करते हैं? भेजते हैं। उसके बाद इफ़ एनी पर्सन और ए बोर्ड ट्राई टू इंडस्ट इन अ फ्रॉड एक्ट और ए मैल प्रैक्टिस एक्सटेंड टू द 10 year of a fine which may be extend to 25 करोड़ रुपीज़ और ए बॉन्ड। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन या फिर बोर्ड क्या कर रहा है, मैल प्रैक्टिस कर रहा है या फिर फ्रॉडलेंट तरीके से कोई काम कर रहा है या फिर फ्रॉड कर रहा है तो उसको 10 साल की जेल हो सकती है और 25 करोड़ की उसके पास क्या लगेगी? पेनल्टी। उसके बाद यहाँ पे समरी ऑफ ए अबव क्वार्टरली कंप्लाइंस, ये आपके है विद इन डैश डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। इतने दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट जो यहाँ पे गिवन है आपको फाइल करना पड़ता है। RSE रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन करेगा? लिस्टेड एंटिटी फाइल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है तो 21 दिन के अंदर फाइल करते हैं कंपनी RSE को। कोई इन्वेस्टर कंप्लेन की स्टेटमेंट है तो 21 दिन के अंदर फाइल करेंगे RSE को। स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ ए इन्वेस्टर कंप्लेन क्योंकि पेंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, रिसीविंग ड्यूरिंग द क्वार्टर, डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड रिमेनिंग अनसॉल्व ड्यूरिंग द क्वार्टर। अगर कोई इन्वेस्टर का कंप्लेन है उसकी जो ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो 21 दिन के अंदर RSE को लिस्टेड कंपनी भेजती है, फाइल करती है। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न का कोई भी चेंजेस हुआ है तो 21 दिन के अंदर। उसके बाद क्वार्टरली या फिर ईयर एंडली कोई स्टैंड अलर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना है तो वो 45 डेज़ के अंदर भेज रहे हैं। उसके बाद बच्चों ये जो हमारा है ना कंपैरिजन ऑफ ए ऑडिट कमेटी एज पर LODR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा LODR है ना उसमें ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा। पहला, किस पे एप्लीकेबल होता है? सारे के सारे लिस्टेड कंपनी में। मिनिमम नंबर ऑफ ए डायरेक्टर कितने होंगे? 3। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? 2/3। सारे के सारे फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट क्या होगा? चेयरपर्सन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो एज एन सेक्रेटरी काम करेगा ऑडिट कमेटी में। उसके बाद मीटिंग, ये जो ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग होगी वो कितने बार होगा? साल में 4 बार होगा और 2 कमेटी के बीच में 120 दिन का गैप होना चाहिए। एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर विद ए मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज। उसके बाद कोरम 2 और 1/3 विच एवर इज़ हायर विद मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी प्रेजेंट। मतलब कोरम कितना होगा? 2 मेंबर या फिर 1/3, दोनों में से जो भी सबसे हायर होगा, लेकिन मिनिमम 2 मेंबर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। उसके बाद है हमारा IPO। अगर किसी भी कंपनी को IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो है वो इशू करना अपने पब्लिक को, तो क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशन उसको फुलफ़िल करनी पड़ेंगे। पहला, उसका जो नेट टैंजिबल एसेट है ना वो 3 करोड़ होना चाहिए। मैंने क्या बोला? नेट टैंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? 3 करोड़, राइट। तो नेट टैंजिबल एसेट एट लीस्ट 3 करोड़। उसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट है वो 15 करोड़ होना चाहिए। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एट लीस्ट 15 करोड़ और जो नेट वर्थ है वो कितना होना चाहिए? 1 करोड़ रुपीज़। उसके बाद चेंज इट नेम,
अगर जो है वो कंपनी एक बार भी अपना नाम चेंज करती है तो 50% ऑफ रेवेन्यू चेंज ऑफ नेम की वजह से होना चाहिए। एक्सेप्शन का है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, 75% ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। उसके बाद हमारा समरी ऑफ प्रायर इंटीमेशन टू द RSE। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इंटीमेशन टू द RSE रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एट लिस्टेड एज डे बिफोर द मीटिंग एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ द इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ ए मीटिंग। अगर प्रपोजल ऑफ ए बायबैक ऑफ ए सिक्योरिटीज है तो 2 दिन के अंदर RSE को इंटीमेट करना पड़ता है। फॉर फाइनेंशियल रिजल्ट तो 5 दिन। उसके बाद ये बच्चों इंपॉर्टेंट है 11 वर्किंग डेज। ये क्या कह रहे हैं, अल्टरेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी एंड राइट्स ऑफ द होल्डर ईयर ऑन। अगर आप सिक्योरिटीज़ में कोई भी चेंज करते हो, अपने शेयर्स में कोई भी चेंज करते हो या फिर शेयर होल्डर के राइट में कोई भी चेंज करते हो तो 11 दिन के अंदर आप RSE के रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करोगे। उसके बाद अगर आप डिवेंचर्स में भी कोई चेंजेस करते हो तो आपको भी 11 दिन के अंदर करना पड़ेगा इंटीमेट। अल्टरेशन इन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट और द रिडीमेबल अमाउंट और डिवेंचर विल बी पेबल। उसके बाद इशू ऑफ ए वारंट। इशू ऑफ ए वारंट का जो 10 ईयर है वो 18 महीने का होगा। कितना महीने का, 18। इशू ऑफ द वारंट 10 ईयर नॉट एक्सक्लूडिंग द 18 मंथ। उसके बाद वारंट होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू टेक इक्विटी शेयर ए वाइट द 3 मंथ फॉरफिटेड शेयर। उसके बाद बच्चों ये वाला जो टॉपिक है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि प्रोमोटर जो है वो एटलीस्ट कितना % पोस्ट इक्विटी कैपिटल जो है वो होल्ड में रखेगा, 20%। द प्रोमोटर of the issuer shall hold at least 20% of the post issue capital। लॉक इन पीरियड कितना होगा, 18 महीने का। अगर एक्सेस है एक्सेस ऑफ ए मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा, 6 महीने का। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा 90%। उसके बाद जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो कितने दिन के लिए ओपन रहेगा, 3 वर्किंग डेज टू द 10 वर्किंग डेज। उसके बाद अगर प्राइस में चेंज करना है तो कितने दिन के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ द 3 वर्किंग डेज। ये बच्चों एक छोटी सी समरी थी आपकी SBI की। इसका जो मेन एक्सप्लेनेशन है डिटेल में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। ये आप बाय बाय, टेक केयर।